हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसी के आगे के और भी सारे प्रश्न, जिसमें हमारे प्रश्न है नियोक्ता प्रशिक्षु को किस रूप में भुगतान करता है? चेक काट कर, डीडी बनवा कर, स्टाइपेंड द्वारा, नगद राशि देकर। तो जो हमारा नियोक्ता होता है वो प्रशिक्षु को स्टाइपेंड द्वारा भुगतान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कितनी वर्ष से कम उम्र के बालक को काम पर नहीं रखा जाएगा? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको काम पर नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया गया 1976, 1960 में, 1961 में, 1948 में। तो दोस्तों जो प्रशिक्षु अधिनियम है वो 1961 में पारित किया गया था, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे हमारा सी 1961। अगला प्रश्न है हमारा कारखाना अधिनियम किस प्रांत को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निम्न दंड का प्रावधान है। 6 माह की कैद, 3 माह सजा या 2000 रुपये, 1 वर्ष की सजा, 5000 रुपये का जुर्माना। 3 माह सजा या 2000 रुपये। तो सही जवाब है यहाँ पे हमारा बी 3 माह सजा या 2000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय कारखाना अधिनियम के नए संशोधन के अनुसार काम के घंटे ओवर टाइम सहित प्रत्येक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए? 48 घंटे, 56 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे। तो उसमें सही जवाब है 48 घंटे। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय कारखाना अधिनियम एक बाल श्रमिक को कितने घंटे से अधिक काम करने से प्रतिबंधित करता है? 6 सही 1/2, 5 सही 1/2, 4 सही 1/2। तो 4 सही 1/2 घंटे काम करने से प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान है? स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, कार्य के घंटे, बीमारी, प्रसूति और काम पर घटनाओं के मामले में श्रमिकों को लाभ, और 4th ऑप्शन है मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन मेंशन नहीं किए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1943 का मुख्य प्रावधान है? तो कार्य के घंटे, ये कारखाना अधिनियम के मुख्य प्रावधान का हिस्सा है। चलते हैं दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान है? मुख्य स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, कार्य के घंटे, बीमार, प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को लाभ, मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी। तो बीमारी, प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को लाभ, ये उसके मुख्य प्रावधान हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है हमारा कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जिन्हें श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है उन कारखानों में निम्नतम कितने श्रमिक कार्य करते हैं? 400, 500, 600, 700। तो दोस्तों उस कारखाने में लगभग 500 श्रमिक कार्य करते होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कारखाना अधिनियम का 4था अध्याय किससे संबंधित है? सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी। तो जो कारखाना अधिनियम का 4था अध्याय है वो हमारी सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कारखाना अधिनियम के अनुसार
एक वयस्क श्रमिक के काम का समय उसके विश्राम के अंतराल सहित इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वह एक दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य ना करे। 9 सही 1/2 10, 10 सही 1/2 11। तो जो वो 10 सही 1/10 घंटे से कार्य अधिक ना करे। अगला प्रश्न है हमारा, मजदूर द्वारा कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे कितना जुर्माना देना पड़ता है? 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो लगभग उसे 20 रुपये जुर्माने के रूप में देने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक कारखाने में किस अवधि में कार्य कर सकती है? 6 AM से 6 PM, 7 AM से 6 PM, 6 AM से 7 PM, 7 PM से 7 PM। तो दोस्तों यहाँ पे महिला की बात की जा रही है कि महिला कितने घंटे किस समय काम कर सकती है। तो वो 6 बजे से 7 बजे तक काम कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम सामान्यतः किन प्रतिष्ठानों में लागू होता है? वहाँ न्यूनतम कितने श्रमिक कार्य करते हैं और जहाँ विद्युत की सहायता से उत्पादन क्रिया होती है? 10, 15, 20, 25। तो लगभग 10। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद कारखाने में प्रत्येक श्रमिक के काम करने के लिए कम से कम कितने घन मीटर जगह होनी चाहिए? 6.6, 7.7, 8.8, 9.9। तो जो कारखाना अधिनियम होता है उसके अनुसार जो लोग होते हैं उनमें लगभग 9.9 घन मीटर की जगह होनी चाहिए। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे हमारा डी, 9.9। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जहां शिशु सदन बनाने की व्यवस्था आवश्यक हो वहां न्यूनतम कितनी श्रमिक महिलाएं कार्य करती हों? 10, 20, 30, 40। तो लगभग 30 महिलाएं कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के अनुसार एक श्रमिक ने कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितने दिन काम किया हो कि वह पश्चातवर्ती वर्ष में मजदूरी सहित अवकाश लेने का हकदार हो? 200, 240, 280, 300। तो यहाँ पे कारखाना अधिनियम के अनुसार कैलेंडर वर्ष में की बात की जा रही है, और तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे 240, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कारखाना अधिनियम को लागू करने का समन्वय करता है? DGENT, DGSND, DGTT, DGFASLI। तो यहाँ पे कौन सा संगठन की बात की जा रही है? तो DGFASLI ये एक ऐसा संगठन है जो कार्य का समन्वय करता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा, कारखाना अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो यहाँ पर जो है हमारा कारखाना मुआवजा के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया गया है। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है हमारा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक को किस आधार पर भुगतान किया जाता है? मासिक वेतन के आधार पर, वार्षिक वेतन के आधार पर, छमाही वेतन के आधार पर, 5 वर्ष में एक बार। तो जो क्षतिपूर्ति होती है वो मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1923, 1 दिसंबर 1923, 1 जुलाई 1924, 1 दिसंबर 1924। तो जो क्षतिपूर्ति अधिनियम था वो 1 दिसंबर 1924 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम किसके मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? अशक्तता, अंत्येष्टि व्यय, प्रसूति व्यय, बीमारी। तो जो श्रमिक क्षतिपूर्ति होती है वो अशक्तता के मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा,
कितने रुपए प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी को ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का लाभ मिलेगा? 20,000, 5,000, 15,000, 10,000। तो लगभग जो 10,000 वेतन पाते हैं उनको ही 1948 वेतन अधिनियम का लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान कर्मचारी का कुल देय मजदूरी का कितना प्रतिशत होता है? 2%, 3%, 4%, 5%। तो लगभग 4% देय होता है, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर सी। इस 4% है वो मानदेय होता है, मजदूरी का जो भी मिलती है उसमें का जो 4% होता है वही इसे दिया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, संशोधित कारखाना अधिनियम 1987 में अध्याय 4A किससे संबंधित जोड़ा गया? वयस्कों के काम के घंटे, युवकों की नियुक्ति, विशेष प्रावधान, संकटमय क्रियाएं। तो संकटमय क्रियाओं को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का प्रावधान है? भुगतान के नियम, आश्रितों की मान्यता, क्षति के भुगतान की दर, ये सभी। तो लगभग ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षतिपूर्ति अधिनियम में दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की राशि है 15 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 4.56 लाख। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति अधिनियम की दुर्घटना में मृत्यु होने में भुगतान राशि की बात की जा रही है, तो लगभग वो 4.5 लाख होती है, यानी 4.56 लाख। अगला प्रश्न है हमारा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? एक व्यक्ति जिसका रोजगार आकस्मिक प्रवृत्ति का है, सेना में सेवारत व्यक्तियों पर, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आते हों, उपरोक्त सभी। तो जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम होता है वो एक व्यक्ति जिसका रोजगार आकस्मिक प्रवृत्ति का हो उस पर लागू होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है हमारा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1995 के संशोधन के अनुसार मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? 2.28 लाख, 2.74 लाख, 3.28 लाख, 3.74 लाख। तो मृत्यु के पश्चात कितनी की राशि हो सकती है उसकी बात की जा रही है। तो लगभग हमारी जो है 2.2 लाख, 2.28 लाख हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निम्नतम कितने कर्मचारी होने पर लागू होता है? 10, 15, 20, 25। तो लगभग 10 कर्मचारी होने पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को आगे तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।